किरचॉफ्स लॉ। देखो किरचॉफ्स लॉ में किरचॉफ्स के दो लॉ हैं। फर्स्ट लॉ जंक्शन रूल और सेकंड लॉ कौन सा है? वोल्टेज लूप रूल। तो के जे एल मतलब जंक्शन लॉ, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ या किरचॉफ्स जंक्शन रूल भी हम उसको बोलते हैं। ये किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। और है क्या ये रूल? एट एनी जंक्शन, एट एनी जंक्शन at any junction, algebraic sum of all current, algebraic sum of all current, summation I is equals to 0। किसी जंक्शन में सभी करंट का जो सम होता है दैट इज इक्वल्स टू 0। और ऐसा भी लिख सकते हो दैट इज सम ऑफ ऑल इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। ठीक है, मान लो कोई जंक्शन है तो जितना इनकमिंग करंट है उतना ही आउटगोइंग करंट होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे? डायग्राम ऐसा बना दोगे। जैसे यहाँ पे करंट I1 आ रहा है, ये कोई जंक्शन है। यहाँ पे करंट I2 आ रहा है, यहाँ पे करंट I3 जा रहा है, ये करंट आ रहा है I4 और ये एक और करंट है यहाँ पे I5। तो इस जंक्शन में जितने भी करंट का सम है सबका सम 0 होना चाहिए या फिर इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट होना चाहिए। तो लिखोगे कैसे इसको? देखो इनकमिंग करंट कौन कौन सा? I1, I2 और I4। तो यहाँ पे इसका मतलब ये कि I1 प्लस I2 प्लस I4 इज इक्वल्स टू I3 प्लस I5। तो निकलने वाला करंट कौन सा? I3 और I5 और आने वाला I1, I2 और I4। तो I1 प्लस I2 प्लस I4 इज इक्वल्स टू I3 प्लस I5। तो ये है किरचॉफ्स जंक्शन रूल। फिर है किरचॉफ्स वोल्टेज केवीएल। केवीएल मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, वोल्टेज लॉ या फिर वोल्टेज रूल भी हम इसको बोलते हैं। ये किस पे बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। ठीक है, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब ये यहाँ पे इसका लॉ है क्या? ये फॉर एनी क्लोज्ड लूप, किसी क्लोज्ड लूप के लिए algebraic sum of all potential difference is equals to 0। तो जो algebraic sum है पोटेंशियल डिफरेंस का, डेल्टा V is either IR और डेल्टा V is equals to EMF of cell, that is equals to EMF of cell या फिर IR। अब इसमें साइन कन्वेंशन क्या है कि करंट के डायरेक्शन में चलने पे, तो इसमें जो साइन कन्वेंशन लगेगी, साइन कन्वेंशन वो कैसे यूज करोगे कि यहाँ पे मान लो ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है और ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और करंट फ्लो हो रहा आई। तो अगर आप ए से बी की तरफ चलोगे तो जो डेल्टा वी आएगा दैट इज वीबी माइनस वीए। करंट के डायरेक्शन में चलने पे माइनस आई आर लिखोगे और करंट के अपोजिट डायरेक्शन पे अगर चल रहे हो, मतलब बी से ए की तरफ आ रहे हैं, तो ये उल्टा हो जाएगा वी ए माइनस वी बी। तो फिर क्या लिखोगे? प्लस आई आर। इसके अलावा ईएमएफ को कैसे लिखोगे? ये जैसे बैटरी है कोई, है ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, इसकी ईएमएफ ई है। तो ये ए है और ये पॉइंट बी है। और अगर आप यहाँ पे ए से बी की तरफ जाते हो, ए से बी प्लस से माइनस टर्मिनल की तरफ जाते हो, तो डेल्टा वी मतलब
दैट इज VB माइनस VA इज माइनस ऑफ EMF। और उल्टा अगर चलोगे नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चलोगे बैटरी में, तो जो डेल्टा V आएगा इट इज VA माइनस VB दैट इज इक्वल्स टू प्लस ऑफ EMF लिखा जाएगा। तो साइन कन्वेंशन ऐसा यूज करते हैं KVL में, किरचॉफ्स वोल्टेज लूप रूल में। तो किसी क्लोज्ड लूप के लिए जो अलजेब्रिक सम होता है ये किसके इक्वल होता है? जीरो के इक्वल होता है। ये किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। अब एक सर्किट लेके अपन इसको समझते हैं। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सर। ये पेज नंबर 2 पे आएगा। किरचॉफ्स वोल्टेज लूप रूल को समझने के लिए एक सर्किट बना दोगे। ये रेजिस्टेंस हो गया R1, ये एक बैटरी है, ये एक रेजिस्टेंस हो गया R2, इसकी EMF E1। फिर यहाँ पे फिर से एक बैटरी ले लोगे, ये एक रेजिस्टेंस R3, इसकी EMF E3। ठीक है। और फिर यहाँ पे आप नाम दे दो, ये A, B, C, D, E और F। उसके बाद जो बड़ी बैटरी होती है उससे करंट निकालो। जो बड़ी बैटरी मान लो आपकी बड़ी बैटरी E1 है, इससे अगर आप करंट निकालोगे तो यहाँ से करंट आएगा I1, इधर पे ऊपर चला गया I1, यहाँ से I आया ऊपर चला गया I1, नीचे आ जाएगा I माइनस I1। यहाँ से I माइनस I1 करंट चलेगा, यहाँ से I माइनस I1 आएगा। ये जैसे ही जंक्शन पे पहुंचेगा करंट, इधर से I1 आ रहा है, इधर से I माइनस I1 वापिस I। जिस बैटरी से जो करंट निकाले हैं उस बैटरी को वो करंट वापस रिटर्न करना है। यहाँ से आपने I निकाला, ये जंक्शन आया तो करंट दो पार्ट में डिवाइड होगा। इधर चला जाएगा I1, नीचे आ जाएगा I माइनस I1। फिर इधर पे तो यहाँ से जो करंट आ रहा है इट इज I माइनस I1, I माइनस I1 है ना। फिर यहाँ पे जो करंट आ गया ये I आ गया, और इधर से जो I1 आ रहा था फिर तो जो बैटरी से आपने जितना करंट निकाले उसको उतना करंट वापस कर दो। ठीक है, जितना करंट निकाले उतना करंट उसको वापस कर दो। तो अब अगर मैं क्लोज लूप लेता हूँ, यहाँ पे कौन सी क्लोज लूप ले लें अपन? A B E F, और वापिस से यहाँ से चले आप वापिस यहीं पे आ गए, तो ये क्लोज लूप हो गई। और इस क्लोज लूप के लिए इक्वेशन क्या लिखोगे? इस क्लोज लूप की इक्वेशन लिखोगे, देखो A से B तक कुछ नहीं है, B से E तक आप बैटरी में प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हो, इसलिए माइनस E1। करंट के अपोजिट जा रहे हो तो प्लस I इंटू R2। B से F तक कुछ नहीं है, F से इधर फिर से करंट के अपोजिट जा रहे हो, I माइनस I1 इंटू आ जाएगा R3। और बैटरी में प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हो, इसलिए माइनस E2 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन ऐसी लिखी जाएगी KVL की। ठीक है, इक्वेशन इस तरह से लिखेंगे अपन KVL की। यहाँ पे समझ गए? हेलो, समझ गए या नहीं? ठीक है, क्लियर हो गया इतना? तो बोर्ड में अगर ये आता है डिफाइन किरचॉफ्स रूल, तो फिर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। और ये 3 मार्क तक का क्वेश्चन हो सकता है, कभी 2 का भी हो सकता है, बट जनरली 3 मार्क का होता है। 3 मार्क में इसमें न्यूमेरिकल भी डाल देते कभी कभी वो। समझ गए? हेलो, न्यूमेरिकल भी डाल देते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल भी डाल देते, तो आपको एक्सप्लेनेशन इसी तरह से करना है। जैसे तुम्हारे स्टेट बोर्ड की बुक में एग्जाम्पल 9.1 है, बहुत आसान है, आप लोग बहुत आसानी से कर लोगे उसको। फिर KVL लिखने के लिए साइन कन्वेंशन और वो सब दिया हुआ है, तो सेकंड को आप इसी तरह से यूज करोगे। ठीक है, फिर एग्जाम्पल 9.2 दिया हुआ है एक, मैं एग्जाम्पल 9.2 को ही सीधे सीधे एक्सप्लेन करता हूँ अभी यहाँ पे। ठीक है, उसका सॉल्यूशन कैसे करना है, फिर आगे बढ़ेंगे अपन।
तुम लोग एग्जांपल करोगे कि मैं एक्सप्लेन करूं यहाँ पे एग्जांपल 9.2 एंड 9.3? हेलो, बोलो जल्दी से। सर कर लेंगे। कर लोगे ना? पक्का ना? कर लेना हाँ लेकिन, सर। क्योंकि आते हैं क्वेश्चन सीधा सीधा, है ना? तो फिर मैं व्हीटस्टोन ब्रिज एक्सप्लेन करूंगा। यस सर। हाँ। Now this is page number 3 अभी, व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, नेक्स्ट है फिर व्हीटस्टोन ब्रिज अभी। व्हीटस्टोन ब्रिज, देखो व्हीटस्टोन ब्रिज में ये इस तरह से रहता है कि यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर अटैच रहता है। ये रेजिस्टेंस हो गया R1, ये रेजिस्टेंस हो गया R2, ये रेजिस्टेंस हो गया R3 और ये रेजिस्टेंस हो गया यहाँ पे R4। ए, बी, सी और ये डी, और फिर यहाँ पे हमने एक बैटरी लगा दी है, ठीक है, घी की बराबर है। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में जब ब्रिज बैलेंस कंडीशन पे होता है तो यहाँ से गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं जाता, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में इफ ब्रिज इज बैलेंस्ड, ब्रिज इज बैलेंस्ड, दैट इज जब ब्रिज बैलेंस है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहेगा, VB is equals to VD। This implies that, double implies that current through galvanometer is zero। galvanometer कॉइल से करंट जाएगा नहीं, मतलब जीरो डिफ्लेक्शन देगा। या फिर आप इसी को ऐसा भी लिख सकते हो कि इस कंडीशन में R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू R3 अपॉन R4। अगर ये वैलिड है तो ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, या ये वैलिड है, मतलब तीनों आपस में रिलेटेड है। अगर किसी कारण से इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल सेम होगा तो यहाँ से करंट जाएगा नहीं, इधर से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। और या फिर यहाँ से करंट नहीं जा रहा, मतलब ये दो पॉइंट की पोटेंशियल सेम है। या फिर R1 अपॉन R2 और R3 अपॉन R4 का जो रेशियो वो मैच कर रहा, बराबर हो रहा है, तो भी यहाँ से करंट नहीं जाएगा, मतलब ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होगी। तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है ना। अब इसका प्रूफ अगर अपन देखें यहाँ पे, तो प्रूफ के लिए मैं यहाँ पर से करंट लूंगा। मान लो मैंने करंट लिया यहाँ से I, अब ये करंट यहाँ से I चला, ये I चला, यहाँ पे करंट डिवाइड हो जाएगा, I1 इधर चला गया और मान लो इधर पे कितना आ गया, I2 आ गया आपका, ठीक है। फिर यहाँ पे जब पहुंचेगा I1 तो सपोज इधर से कितना करंट आ गया, IG, तो यहाँ से कितना जाएगा, I1 माइनस IG के बराबर जाएगा। यहाँ से फिर इतना आ रहा है, I2 यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे फिर मिल जाएगा, तो इट इज I2 प्लस IG करंट हो जाएगा। और फिर यहाँ पे पहुंच के वापस से कितना करंट हो जाएगा, I, एंड बैटरी से I करंट आपने निकाले थे, बैटरी को I करंट मिल गया, पहुंच गया बैटरी पे। प्रूफ करने के लिए आपको ये दो लूप लेना है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं जो क्लोज लूप ले रहा हूँ यहाँ पे, नाउ क्लोज्ड लूप, क्लोज लूप पहले मैंने ले लिया यहाँ पर, फर्स्ट A से लेकर B तक, B से लेकर D तक डायरेक्ट,
और डी से ए तक इक्वेशन बनाओगे, यहाँ पे करंट के डायरेक्शन पे चल रहे हो तो माइनस I1 इंटू R1, फिर करंट के डायरेक्शन पे माइनस IG इंटू कैपिटल जी, फिर यहाँ पे करंट के अपोजिट है तो प्लस I2 इंटू R3 एंड इक्वल्स टू 0, दैट इज इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 1, बराबर है। उसके बाद अब ये वाली लूप ले लो, अभी सेकंड लूप है बी से सी, सी से डी और डी से वापस बी पे। तो बी से सी की तरफ जाने पे करंट की डायरेक्शन पे हो, इसलिए I1 माइनस IG इंटू R2, फिर करंट के अपोजिट है इसलिए प्लस साइन, इट इज I2 प्लस IG इंटू R4, फिर करंट के अपोजिट इसलिए प्लस IG इंटू कैपिटल G इज इक्वल टू 0, इट इज गिवन एज इक्वेशन नंबर 2। G मतलब इसका रेजिस्टेंस है यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कॉइल का, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन बनी हुई है। तो अब मैं कंडीशन ले लूं कि अगर ब्रिज बैलेंस है तो यहाँ से कोई करंट नहीं जाएगा, यहाँ लिखोगे इफ bridge is balanced, if bridge is balanced then Ig is equals to 0 या galvanometer shows zero deflection, galvanometer shows जीरो डिफ्लेक्शन, ये जीरो डिफ्लेक्शन देगा यहाँ पे, है ना। तो अगर ये जीरो डिफ्लेक्शन दे रहा है तो फिर आप लिखोगे कैसे इसको, दैट इज ये वाला टर्म यहाँ पर का जीरो हो जाएगा, तो आपके पास में इक्वेशन ये आ जाएगी कि I1 R1 इज इक्वल्स टू, और ये वाले टर्म को राइट साइड में ले जाना तो इट इज I2 इंटू R3, इसको इक्वेशन 3 देना। ये कहाँ से आ गई आपकी, फ्रॉम 1 से, और ये वाली जो इक्वेशन IG 0 हो गया, इसको इधर पे ले जाओगे IG फिर से 0 यहाँ पे, तो यहाँ पर भी बचेगा I इंटू R2 इज इक्वल्स टू I2 इंटू R4, इट इज इक्वेशन नंबर 4। ये कहाँ से आ गया आपका, इक्वेशन नंबर 2 से आ गया। और दोनों को अगर हमें डिवाइड कर दूं यहाँ पे, तो इक्वेशन 3 इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन 4, देन यू विल गेट दिस रिक्वायर्ड टर्म यहाँ पे। तो ये रिक्वायरमेंट ये आ गया कि R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू R3 अपॉन R4। तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए, ठीक है। समझ गए अभी व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क, अरे भाई समझ गए। यस सर। पे बेस्ड है मीटर ब्रिज, सबसे आसान चैप्टर है ये, हाँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगले पेज पे जा रहा है, पेज नंबर 4, मीटर ब्रिज। नेक्स्ट है फिर मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज ये किस पे बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। और फिर ये है कैसे, यहाँ पे देखो, इस पे ये कुछ गैप बने होती है, मेटालिक स्ट्रिप रहती है यहाँ पे, और फिर इनमें गैप बने होते हैं, और यहाँ पे लगभग 1 मीटर लेंथ का वायर होता है, ठीक है। इस तरह से, और ये यहाँ पे स्केल बनी होती है इस पे, दिस इज द स्केल। यहाँ पे आप लेफ्ट गैप में एक रेजिस्टेंस लगा दिया आपने R, रेजिस्टेंस बॉक्स। यहाँ पे राइट गैप में आपने एक अननोन रेजिस्टेंस लगा दिए S,
फिर यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर दो, आगे का कनेक्शन। ये बैटरी ले लिया आपने, रियोस्टेट ले लिया, एक की लगा दिया हमने, है ना। ठीक है, ये इस तरह से, ये लगभग लगभग ये जो वायर होता है यहाँ से यहाँ तक का, ये वाले पॉइंट को आप ले लो ए, ये 1 मीटर लेंथ का वायर होता है इसमें। दिस इज ए, ये वाले पॉइंट को ले लो बी, दिस पॉइंट इज सी, और ये जो वायर होता है एसी, दिस एसी इज द वायर ऑफ 1 मीटर लेंथ। कौन से मटेरियल का बनता है ये? कॉन्स्टेंटन या मैग्नीनम मटेरियल का बनता है, जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस लो होता है ना। तो वो मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे। और ये जैसे 0 सेंटीमीटर और यहाँ पर 100 सेंटीमीटर तक ये स्केल जाती है। फिर एक गैल्वोमीटर यहाँ पे अटैच करते हैं, और इट इज स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, जिसको जॉकी बोलते हैं। ये वाला पॉइंट हो गया डी। तो जब ये बैलेंस कंडीशन पे होता है तो गैल्वोमीटर से कोई भी करंट नहीं जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस का रेशियो ये लेंथ के रेशियो के बराबर हो जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर की लेंथ अगर L है इतनी, तो ये वाली लेंथ इसकी 100 माइनस L हो जाएगी। तो इफ bridge is balanced, then resistance box का resistance divided by this is unknown resistance is equals to L upon 100 minus L. So that is direct में लिख दूँ R upon S is equals to L upon 100 minus L. So unknown resistance will be given by 100 minus L divided by L into resistance from resistance box. तो अगर आपने अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लिया तो ये है वायर, तो वायर को आप रो इनटू एल डिवाइडेड बाय ए, इससे इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी आप मेजर कर सकते हो। यहाँ पे क्या क्या हमको ध्यान रखना है कि जो वायर है ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का होना चाहिए। ठीक है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है तभी आप एल अपॉन 100 माइनस एल लिख सकते हो, अदरवाइज इसको एल अपॉन 100 माइनस एल नहीं लिख सकते, है ना। और ये जो रेजिस्टेंस है, आप रो इक्वल्स टू एल बाई ए, मीटर स्केल से आप इसकी लेंथ को मेजर कर लो। जैसे जो अननोन रेजिस्टेंस आपने निकाला है ये इसकी लेंथ है एल, और ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आप डायरेक्ट मेजर कर दोगे, इट इज एस इनटू ए डिवाइडेड बाय एल से। फिर इसकी सेंसिटिविटी सबसे ज्यादा कब होती है? जब बैलेंस पॉइंट बीच में हो। तो आपको हाईएस्ट सेंसिटिविटी के लिए बैलेंस पॉइंट लगभग लगभग बीच में यहाँ पे मिलना चाहिए। ठीक है, और फिर आप इसके कैलकुलेशन ऐसे कर लेते हो। तो ये है मीटर ब्रिज, किस पे बेस्ड है? ये प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड है। समझ गए? हेलो, समझ गए या नहीं? पोटेंशियोमीटर, नेक्स्ट है पेज नंबर 5, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है कि पोटेंशियोमीटर वायर में जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, या फिर दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। तो पोटेंशियोमीटर का जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ वायर इज proportional to
लेंथ, जैसे ये कोई वायर है यहाँ पे, अब इस पे करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके कोई भी दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज VA माइनस VB इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ये लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। यही इसका प्रिंसिपल है पोटेंशियोमीटर का। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल को समझने के लिए मैं यहाँ पे प्राइमरी सर्किट ले रहा हूँ ना। इसका जो प्राइमरी सर्किट होता है, ठीक है, प्राइमरी सर्किट में एक स्टैंडर्ड सेल आप लेते हो, इसकी ईएमएफ सपोज ई नॉट है, हाँ, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर नॉट है, यहाँ पे आप एक रियोस्टेट लगा दो, और फिर ये वायर होता है ए से लेकर बी तक का, ये ए से लेकर बी तक का वायर 5 से 10 मीटर लेंथ का होता है। ए बी इज अ वायर ऑफ लेंथ 5 मीटर टू 10 मीटर। जितनी ज्यादा लेंथ लोगे उतनी ज्यादा ये सेंसिटिविटी शो करता है, उतना ज्यादा इसकी सेंसिटिविटी होती है। तो ये क्या है यहाँ पे, इट इज स्टैंडर्ड सेल या बैटरी या एलिमिनेटर जिसकी ईएमएफ पहले से पता है। और जो रेजिस्टेंस है ए बी वायर का दैट इज इक्वल टू सपोज आर नॉट, और इसकी जो लेंथ है इसको मैं डिनोट कर दे रहा हूँ यहाँ पे कैपिटल एल से। तो यहाँ पे सर्किट में करंट आएगा आई, सो देयरफॉर करंट थ्रू ए बी इज गिवन बाय ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। ए बी का रेजिस्टेंस है आर नॉट प्लस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आर नॉट एंड प्लस रियोस्टेट से जो रेजिस्टेंस आप ले रहे हो उसको लिख दो। तो ये दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा VA माइनस VB इज इक्वल टू आई इंटू इसके बराबर आर नॉट के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट एक टर्म होता है, व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट हियर, पोटेंशियल ग्रेडियंट एक टर्म होता है दैट इज डिनोटेड बाय K, और K का मतलब है यहाँ पे VA माइनस VB डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ को क्या बोला जाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोला जाता है। तो ये वैल्यू को अगर आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो इट इज आई इंटू आर नॉट डिवाइडेड बाय एल, और ये पोटेंशियल ग्रेडियंट क्योंकि करंट भी कांस्टेंट है, सारे टर्म आपके फिक्स वैल्यू वाले हैं, और ये रेजिस्टेंस भी फिक्स है, ये टोटल लेंथ भी फिक्स है, सो दिस टर्म इज हियर कांस्टेंट। और अगर मान लो आपको यहाँ पे ए से लेकर ये कोई पॉइंट डी तक इसकी लेंथ स्मॉल एल है, ठीक है, इसकी लेंथ, ये लेंथ को कैपिटल सॉरी इसकी लेंथ स्मॉल एल है, हाँ, यहाँ पे ये टोटल लेंथ तो कैपिटल एल है। तो अगर आपको इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, सो देयरफॉर पोटेंशियल ऑफ पॉइंट VA माइनस VD, सो करंट इनटू आपको इतनी लेंथ का रेजिस्टेंस चाहिए, तो रेजिस्टेंस ऑफ AD, और रेजिस्टेंस ऑफ AD मतलब टोटल रेजिस्टेंस R नॉट है, टोटल लेंथ कैपिटल L है इनटू स्मॉल l। तो ये वाला जो टर्म हो गया आपका I इंटू आर नॉट अपॉन एल, ये हो गया आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू स्मॉल l। सो देयरफॉर VA माइनस VD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो ये इसका प्रिंसिपल का वेरिफिकेशन है, और ये क्वेश्चन ज्यादा मार्क के लिए आता, ध्यान रखना, पोटेंशियोमीटर वाला है ना। तो प्रिंसिपल ये हो गया, प्राइमरी सर्किट में पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है उसका ये डिस्कशन है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना इसको। और क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन बनता है इसमें से, है ना, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लो भाई जल्दी से। हेलो, ओके सर। अब किसी सेल की अगर ईएमएफ कैलकुलेट करना, तो इसकी जो एप्लीकेशन होती है किसी सेल की ईएमएफ कैलकुलेट करना, तो यहाँ पर से आपको फिर सेकेंडरी सेल यहाँ पे लगाना होता है। तो जो एप्लीकेशन पार्ट इसका पेज नंबर 5 में मैं इसी सर्किट को यूज करूंगा, पेज नंबर 6 में इसकी एप्लीकेशन,
इसकी जो एप्लीकेशन आएगी, फर्स्ट टू मेजर द ईएमएफ ऑफ, टू मेजर द अननोन ईएमएफ ऑफ सेल, है ना। तो ये प्राइमरी सर्किट आपका ये रहेगा, इसकी ईएमएफ ई नॉट, इंटरनल रेजिस्टेंस आर नॉट, ये आपने रियोस्टेट लगा दिया, यहाँ पे की लगा दो, ये पोटेंशियोमीटर वायर हो गया ए से लेकर बी तक, और फिर जिस सेल की आपको ईएमएफ मेजर करना, ये अननोन ईएमएफ, ठीक है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस सपोज आर है, इट इज कनेक्टेड विद गैल्वेनोमीटर, और ये मान लो डी पॉइंट पे जाके गैल्वेनोमीटर का जो करंट है वो 0 है, तो डी पॉइंट पे ये बैलेंस पॉइंट मिल रहा है जहां पे करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल ऑफ ए माइनस पोटेंशियल ऑफ डी दैट इज इक्वल्स टू ईएमएफ ऑफ सेल, और ए और डी पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये डायरेक्ट किसके बराबर जाएगा, के एल के बराबर, तो ईएमएफ डायरेक्ट निकल जाएगी। तो एक बात ध्यान रखना, ये जो ईएमएफ है अननोन ईएमएफ कभी भी ए और बी के पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर ज्यादा रहेगी तो आपको बैलेंस पॉइंट यहाँ पर नहीं मिलेगा, तो ये ईएमएफ कभी भी ए और बी के पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और दो सेल की ईएमएफ अगर कंपेयर करना है, जैसे एक को यहाँ पे लगा दिया हमने और दूसरा सेल ये ले लिए, अब इसकी भी ईएमएफ को कंपेयर करना है, तो मान लो एक की ईएमएफ है E1 और इसकी ईएमएफ है E2, तो दो सेल की ईएमएफ को अगर कंपेयर करना है तो E1 इज इक्वल्स टू K इंटू L1 और E2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, K इंटू L2। तो कंपेयर डायरेक्ट E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2 हो जाएगा। तो दो सेल की ईएमएफ का कंपेयर, यहाँ पे एक और बैटरी ऐसी लगा दो और फिर ये देख लो, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे मेजर करोगे, टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे मेजर करोगे, तो इंटरनल रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए ये आपका हो गया प्राइमरी सर्किट ईएमएफ, ये हो गया रियोस्टेट, और फिर ये वायर हो गया आपका AB, और इंटरनल ईएमएफ के मेजरमेंट के लिए ये सेल, जिसकी ईएमएफ आपको इंटरनल रेजिस्टेंस आपको निकालना है, और एक ये रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस आप लोगे, और फिर यहाँ पे आपको 3-वे की लोगे, एंड नाउ इट इज अटैच्ड विद द गैल्वेनोमीटर। तो इसमें जब 1 और 3 को कनेक्ट करोगे और 2 और 3 ओपन रहेगा, तो EMF इज इक्वल्स टू K L1, इट इज गिवन एज इक्वेशन नंबर 1। और जब आप 1, 2 और 3 को, मतलब ये तीनों को कनेक्ट कर दोगे और गैल्वेनोमीटर करंट 0 डिफ्लेक्शन की कंडीशन में, तो यहाँ पे V मिलेगा, V इज इक्वल्स टू K इंटू L2, इट इज इक्वेशन नंबर 2। तो देयरफॉर E by V इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2, एंड सिंस इंटरनल रेजिस्टेंस, देख जो V होता है यहाँ पे, इट इज EMF माइनस IR होता है, इसको रीअरेंज अगर अपन कर दें तो R इज इक्वल्स टू E माइनस V अपॉन I, सो इट इज E माइनस V अपॉन, इसको फिर से V by R अगर आप लिख दो तो R इज इक्वल्स टू E by V माइनस 1 इंटू R के बराबर। सो इंटरनल रेजिस्टेंस इज L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू R के बराबर डायरेक्ट लिख सकते हो। तो ये मेथड हो गई जिससे आप क्या मेजर कर सकते हो, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हो, ठीक है।